अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा सीरियल मैं की एपिसोड 7 के रिव्यू के साथ मैं हाजिर हूँ। ड्रामे में जैसे कि आपने प्रीवियस एपिसोड में भी देखा था कि ज़ैद अपने फादर को बता देता है कि वो आयरा से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है। और इस एपिसोड के स्टार्ट में भी वही डायलॉग दिखाए गए हैं जो ज़ैद अपने फादर को बताता है। पहले तो उनके फादर को ये यकीन ही नहीं होता कि उनका बिजनेसमैन बेटा भी प्यार मोहब्बत कर सकता है, लेकिन जब ज़ैद समझाता है कि वो वाकई में प्यार मोहब्बत करता है तो इसके डैड इस बात को लेकर के स्टेटस वाले लोग हैं हम, और वो इतने हाई स्टेटस के नहीं है, मामूली से जॉब करता है आयरा का भाई, मना कर देते हैं। ज़ैद का यहाँ दिल टूट जाता है, मतलब हर्ट होता है बहुत ज़्यादा अपने डैड के इस फैसले से। मतलब बिल्कुल मायूस कुन सा इनका फ़ैसला था ये, जिससे ना सिर्फ मैं भी शॉक्ड हुई बल्कि ज़ैद भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है कि उसके फ़ादर प्यार मोहब्बत की वैल्यू नहीं है उसके फ़ादर की नज़र में, वो जस्ट स्टेटस और पैसा ही देखते हैं। तो जिस पर ज़ैद उनको ये समझाने की कोशिश करता है कि वो आयरा से बहुत प्यार करता है। और यहाँ वहाज अली ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। नॉर्मली मैं स्टार्ट से ही कह रही हूँ, वहाज अली ने वो उस टाइप की एक्टिंग नहीं की जो उन्होंने तेरे बिन में की थी। तो इस ड्रामे में उन्होंने अपनी एक्टिंग को मैस कर दिया। बट इस सीन में और इसके बाद भी जितनी वहाज अली ने जो अच्छी एक्टिंग की है, यानी उन्होंने दिखाया है कि वो एक हार्ट ब्रेकर हो गए हैं और मतलब वो उनका दिल दुखा है और वो बहुत परेशान हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। तो इस तरह से वहाज अली ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। खैर, नेक्स्ट ये होता है कि ज़ैद के फ़ादर आसिफ साहब बिल्कुल सिरे से मना कर देते हैं ज़ैद को कि आयरा से उसकी शादी के लिए, और इवन ये कि वो उसको समझाते हैं कि क्या तुम मोहब्बत के चक्कर में पड़ गए हो, अपने काम करो जाकर। नेक्स्ट सीन दिखाया गया आयरा और उसके भाई का। आयरा का भाई किचन में कुछ खाना वगैरह ले रहा होता है, तो आयरा उसकी हेल्प करने आ जाती है और उसको बता देती है कि वो उस शादी करना चाहती है और उसके भाई अब उसकी शादी की फ़िक्र करना छोड़ दें। तो उसके भाई बहुत खुश हो जाते हैं और वो समझते हैं कि शायद जो रिश्ता अभी होके गया है उसी से शादी करने के लिए आयरा बोल रही है। तो उसके भाई कहते हैं कि हाँ, हम बुला लेते हैं इन लोगों को दोबारा से। तो आयरा यहाँ बता देती है कि वो ज़ैद को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है और ज़ैद भी उसको पसंद करता है। इवन ये कि वो कुछ ही दिनों में रिश्ता लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट ये दिखाया गया है कि आयरा अपनी भाभी के रूम में जाती है। वहाँ इनकी भाभी की तबीयत ख़राब होती है, उनको फ़ीवर हुआ हुआ होता है। तो आयरा उनसे कहती है कि आप ब्रेकफास्ट की टेबल पे भी नहीं है, आपको पता है कि मैं आपके साथ ब्रेकफास्ट किए बगैर जो ऑफिस नहीं जाती, मेरे ऑफिस के जाने का टाइम है, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ। तो जब आयरा देखती है कि उनको तबीयत ठीक नहीं है तो वो बोलती है कि आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है, तो भाभी बोल देती है कि उन्होंने दवाई ले ली है। खैर, आयरा अपनी भाभी को भी समझा देती है कि कुछ ही दिनों की बात है, बस उसकी शादी हो जाएगी तो वो टेंशन फ्री हो जाएंगी, वो वाकई में अब शादी करने वाली है। तो उसकी आयरा की भाभी जो है काफ़ी सेटिस्फाई हो जाती हैं आयरा से और बहुत खुश भी हो जाती हैं आयरा से। ये कि उमर और मुबशरा के घर पर बातें बातें कर रहे होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं। मैं जाफ़र साहब इनको ज्वाइन कर लेते हैं। उमर यहाँ मुबशरा की काफ़ी तारीफ़ करते हैं, इस पर मुबशरा भी थोड़ा इतराती है और जाफ़र साहब भी इसकी तारीफ़ ही करते हैं, जिस पर उमर कहता है कि आप मुझे अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं, मैं भी तो अच्छा हूँ। खैर, यहाँ पर मुबशरा कहती है कि जहाँ मैं होती हूँ वहाँ और किसी की तारीफ़ नहीं होती। खैर, यहाँ इन लोग की नॉर्मल सी बातचीत होती है। उसके बाद मुबशरा कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ स्पेशल बनाया। तो उमर ऐसी मजाक में कहता है, मैं समझा कि तुम हमें ऐसी भूखा भेज दोगी, चलो हम इसके बाद डिनर पर भी जाएंगे। जाफ़र साहब उमर से कहते हैं, इसने बहुत कुछ स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया, बहुत सारी चीज़ें बनाई, तुम खाओ तो सही। और फिर उमर मुबशरा की बहुत तारीफ़ करता है कि ये बहुत अट्रैक्टिव है। तो जाफ़र साहब जो है फिर बात बात में बात छेड़ देते हैं उमर और मुबशरा की शादी, कि तुम दोनों बहुत अच्छा कपल हो, मैं तो चाहता हूँ कि तुम भी अकेले हो और मुबशरा भी अकेली है, तो तुम दोनों शादी कर लो। तो जिस पर उमर कहता है कि नो डाउट कि मुबशरा बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन ये भी बहुत इगोइस्टिक है, मैं भी बहुत इगोइस्टिक हूँ और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं, लेकिन हम दोनों कपल नहीं बन सकते। आई डोंट थिंक सो कि मुबशरा किसी भी मर्द के साथ रह सकती हो, उसके साथ शादी करके निभा सकती है। मुबशरा बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होती है, उसको फ़ौरन गुस्सा आता है। उमर से कहती है उठो और यहाँ से जाओ, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, यू शुड लीव दिस प्लेस। और फिर वो गार्ड को बुलाती है, इससे पहले कि उमर कुछ बोले वो ये कहता है कि तुमने मेरे लिए तक कुछ स्पेशल बनाया था। तो गार्ड को बुला के मुबशरा सीधा कह देती है कि इनको बाहर छोड़ के आ जाओ। इतनी बेइज्जती मतलब उमर की कि उमर भी सरप्राइज़ हो जाता है कि अभी तो इतना अच्छा मूड था और अचानक मुबशरा को क्या हो गया है। जाफ़र साहब भी परेशान हो जाते हैं। उमर जाफ़र साहब से कहता है कि यू रियली टेक केयर हर, मतलब इसकी थोड़ी टेक केयर करें, इसका ख्याल रखें। और वो कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इस तरह से जा रहा हूँ, और उमर यहाँ से चला जाता है। ये कि मुबशर को वही सारी बातें मुहिब की याद आ रही होती हैं कि मुबशर के साथ कोई मर्द नहीं रह सकता, जितनी बार शादी करी होती शादियाँ टूटेंगी, वो बहुत खुद सर है, अपनी ईगो में रहती है, वही सब याद आ रही होती है। और फिर वही कहती है अपने फादर से कि डैड आपने देखा उमर भी ये सब कुछ बोल के चला गया, मुहिब का कहा सच निकला, मुझसे कोई शादी करना नहीं चाहता, कोई मर्द मेरे साथ रहना नहीं चाहता। तो उसके डैड उसको समझाते हैं कि नहीं बेटा, ये सच नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो, तुम तो सोने में पली हो, तुम जैसे सोने की हो, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा है असल में। लेकिन मुबशर फिर वही रोना धोना मचाती है कि नहीं डैडी, वो ये उमर भी देखे मेरे मुंह पे कैसे बोल के गया है मुझे, और यही बात कह के गया है कि मेरे साथ कोई रहना नहीं चाहता। डैड, मुझे ये सब कुछ नहीं आता है कि मर्द के
रिलेशनशिप को संभाला जाता है, शौहर से कैसे बात की जाती है, डील कैसे की जाती है, रिलेशनशिप में कैसे रहा जाए। मीन्स कि वो कहती है कि उसको यहाँ ऐसा कुछ करने नहीं आता, उसको किसी ने नहीं सिखाया, उसकी तो माँ नहीं है ना, उसको नहीं पता कि ये सब कैसे किया जाता है। यहाँ पर आयज़ा ख़ान की मैं तारीफ़ करूँगी। आयज़ा ख़ान ने जितने प्यारे तरीके से, जितने अच्छे तरीके से यहाँ मुबश्शर की रोल की एक्टिंग की है, मतलब इतने अच्छे तरीके से डायलॉग्स पुट ऑन किए यहाँ पर कि मुझे भी रोना आ गया था इन डायलॉग्स को सुनकर। लेकिन आयज़ा ने बहुत अच्छे तरीके से डायलॉग्स बोले। हैट्स ऑफ यू आयज़ा। अक्सर रोते रोते सब बोलती है कि मेरी माँ नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है, माँ होती तो सब सिखा देती, मैं क्या करूँ, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं सिखाया। तो यहाँ जाफ़र साहब बहुत अच्छे तरीके से अपनी बेटी को संभालते हैं। कहते हैं कि मैंने तो पूरी कोशिश की कि तुम्हें माँ का भी प्यार दूँ, लेकिन मुझसे शायद कुछ गलतियाँ हो गई। जिस पर मुबश्शर कहती है कि डैड आपने मुझे यूएसए से क्यों बुलाया था, मैं तो वहाँ रह रही थी आराम से और खुश थी वहाँ, और यहाँ आ गई और फिर मैंने मुहिब से शादी कर ली और सब मेरे साथ हुआ, मैं नहीं संभाल पाई। मैं तो वो लड़की थी जो अपने हर एग्ज़ाम में फ़र्स्ट आती थी, और यहाँ पर मैं कैसे फेलुअर हो गई हूँ, मुझे फेलुअर बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो जिस पर जाफ़र साहब कहते हैं कि हादसा ज़िंदगी में होते रहते हैं, ये भी एक हादसा ही समझो। तो इस पर मुबश्शर कहती है कि डैड मुझे वापस यूएसए भेज दें, क्योंकि मैं शादी काबिल नहीं हूँ, मैं किसी रिलेशनशिप को नहीं संभाल सकती, नहीं करनी शादी, और मुझे यूएस से वापस भेज दें। ये शादी वादी मेरे बस की बात नहीं, मीन्स कि कोई मेरे साथ रहे, मैं इस रिलेशनशिप को नहीं संभाल सकती हूँ। तो इसके डैड उसको समझाते कि मैं अपने दोनों बेटों को, दोनों बच्चों को सेटल करना चाहती हूँ। जिस पे वो कहती है आप रेहान की शादी करा दें, लेकिन मेरा पीछा छोड़ते रहने दें, मुझे नहीं करनी शादी। और वही सब कहते हुए रोते हुए चली जाती है वहाँ से। फिर साहब मुबश्शर की हालत देख के बहुत अपसेट हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि वो अब क्या करें। नेक्स्ट ज़ैद को दिखाया गया है कि ज़ैद भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है अपने डैड के उस फैसले से, जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और आयरा भी उसे फ़ोन कॉल्स कर रही होती है, लेकिन ये वो आयरा का भी फ़ोन रिसीव नहीं करता है। ज़ैद बहुत ज़्यादा टेंस होता है, तो वो सोच रहा होता है अपने डैड की बातें कि जिस तरह से आसिफ साहब ने उसको बताया था कि जब मैं तुम्हारी माँ से रिश्ता लेकर गया था, तो उसके डैड ने यानी तुम्हारी नाना ने मुझसे क्या कहा था कि तुम क्या करते, तो मैंने उसको ये कहा था कि मैं इसका जवाब आपको 1 साल के बाद दूंगा। जाफ़र मिला और मैं जाफ़र के साथ मिलकर काम स्टार्ट किया। 1 साल में हम बहुत कुछ तो नहीं कर पाए, लेकिन इतना ज़रूर कर लिया कि तुम्हारे नाना के सामने मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है कि आई एम आसिफ। तो उन्होंने फिर अपनी बेटी का यानी तुम्हारी अम्मी का हाथ मेरे हाथ में दे दिया, मेरी शादी हो गई उनसे। हमारी कहावत है कि जब औरत मर्द की ज़िंदगी में आती है तो पैसा लेकर आती है, यानी कि मर्द के नसीब में पैसा उस वक्त आता है जब औरत आती है। वैसे ये हमारे पाकिस्तान में ये कहावत है, बाकी लोग इस बात पे एग्री करते हैं या नहीं, लेकिन पाकिस्तान में इस बात को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। खैर उसके बाद आसिफ साहब कहते हैं कि मुझे वो सब कुछ मिल गया जो मेरे नसीब में था, और जो मुझे नहीं मिला उसको मैंने छीन लिया। और उस ज़ैद को भी यही एडवाइस करते हैं कि तुम्हें जो तुम्हें मिला है वो उसको तुम एक्सेप्ट कर लो, जो नहीं मिला उसको छीन लो, अपनी ख्वाहिशों को जो है ज़िद बनाओ। और फिर ज़ैद बस यही बातें सोच के परेशान होता है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि ज़ैद के फादर अपने सर्वेंट से पूछ रहे होते हैं कि ज़ैद के बारे में, ज़ैद कहाँ है, तो वो बता देते हैं कि वो अपने रूम में है, लॉक किया हुआ है रूम, और वो रूम से बाहर नहीं आ रहे। इवन ये कि उन्होंने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया है। के बारे में सब कुछ सुनकर आसिफ साहब काफ़ी परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि आसिफ साहब जाफ़र साहब के पास बैठे हुए कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं। जाफ़र साहब उनको समझा देते हैं कि वो मुबश्शर की हालत को लेकर बहुत परेशान है, उसकी लाइफ के 2 फेलियर के, एक तो मुहिब ने उसको छोड़ दिया और दूसरा उमैर ने इनकार कर दिया शादी से। तो वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रही, उसकी जहनी हालत काफ़ी ख़राब हो गई है। तो आसिफ साहब से वो फेवर मांग रहे होते हैं कि जिस तरह से कशमाला की शादी रेहान के लिए मैं एग्री हुआ हूँ, कशमाला को मैं अपनी बहू बनाने के लिए एग्री हुआ, तो तुम इस तरीके से मुबश्शर को अपनी बहू बना लो। आसिफ साहब यहाँ थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन जाफ़र साहब उनको एग्री कर लेते हैं, मतलब उनको समझाते हैं कि मैं भी तो रेहान को एग्री कर लिया है, मना लिया है उसको कशमाल से शादी के, तुम भी ज़ैद को मना लो मुबश्शर से शादी। तो आप कहते हैं गिव मी सम टाइम, लेकिन जाफ़र साहब कह देते हैं कि वक्त ही तो नहीं है हमारे पास, उसकी जहनी हालत बहुत ख़राब होती जा रही है, वो इन्हीं बारे में सब कुछ सोचती रहती है, तो तुम जल्द से जल्द फैसला करो। तो आसिफ साहब को फिर जहन में वही याद ज़ैद की बातें कि वो आयरा को पसंद करता है, उसे शादी करना चाहता है। तो यहाँ आसिफ साहब काफ़ी टेंस होते हैं, पहले ज़ैद को लेकर और फिर मुबश्शर से शादी की बात छेड़ दी है जाफ़र साहब ने, तो इनको थोड़ी टेंशन हो भी रही है और इनको उसका सलूशन निकालना है ज़ैद के लिए, उसकी शादी के लिए। ये कि ज़ैद को काफ़ी ज़्यादा अपसेट दिखाया गया है। रूम में वो वाइन ग्लासेस के साथ बैठा होता है। यहाँ मुझे ये बात समझ नहीं आई कि वो वाइन ग्लासेस के साथ क्या कर रहा है, मीन्स कि वाइन ग्लासेस में वाइन पी रहा है या पानी पी रहा है। मतलब पानी तो अजीब लगता है, लेकिन वाइन ग्लासेस के साथ ज़ैद क्या कर रहा है ये बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी। नेक्स्ट डे के इसी रूम में आसिफ साहब भी आ जाते हैं और ज़ैद से बात छेड़ते हैं उसकी और मुबश्शरा की कि वो मुबश्शर शादी कर ले, कि वो इंटेलिजेंट है और वो ज़हीन भी है और वो खूबसूरत भी है, स्मार्ट भी है, और हर कोई से बस इसकी इसी वजह जेलिस होता है। तो ज़ैद कहता है एक्सक्यूज़
मी, मतलब जैद को ये बात बहुत अजीब भी लगती है, वो बहुत हैरान होता है। तो आसिफ उसको समझाते हैं कि देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ डैट के वहाँ पे कशमाला भी शादी होकर जा रही है। तो जैद कहता है कि वो पहले तो आप रेहान को बोलते थे बड़ा रूड है, बहुत बदतमीज़ है, अजीब लड़का है, और आप अब उसकी कशमाला से शादी कर रहे हैं। आई नो कि कशमाला जो है जैद को पसंद करती है, लेकिन यहाँ मैं जो हूँ मुबशर को पसंद नहीं करता था। अब कहते हैं कि देखो बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे पता है क्या सही क्या गलत है। मुबशरा परफेक्शनिस्ट है और हर कोई से बस जेलिस होता है, इसलिए सारी बातें उसके ख़िलाफ़ फैला ही जा रही हैं। तो जिस पर जैद भी कह देता है कि मैं आयरा को पसंद करता हूँ, डैट्स इट, मैं बस उससे शादी करना चाहता हूँ। तो आसिफ साहब मज़ीद जैद को समझाते हैं कि मैंने ज़ुबान दे दी है दोनों के रिश्तों के लिए, और ये मेरी ज़ुबान है, तुम्हें मान रखना होगा। तो जिस पर जैद भी कह देता है कि मैं भी ज़ुबान दे चुका हूँ आयरा को, और मैं आपका बेटा हूँ, आई एम योर सन, और मुझे अगर आप खुद जाके रिश्ता लेके चले जाएँ, अदरवाइज़ मैं अपने तरीके शादी करूँगा, और आप मुझे अच्छे से जानते हैं। दिखाया गया कि ज़्यादा अपने फादर से उन्हीं के लहजे में बात करता है, उन्हीं की वर्डिंग में बात करता है, और जिस तरह से बात करता है तो आसिफ साहब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, दिन रात परेशान रहते हैं, ज़ैद की बातें ही सोच रहे होते हैं जो भी उसने बोला होता है। और ब्रेकफास्ट की टेबल पे भी काफ़ी अपसेट होते हैं। कशमाला भी आ जाती है ब्रेकफास्ट की टेबल पे, तो वो पूछती है उनको अपसेट देख के एवरीथिंग ओके, तो वो कहते हैं हाँ एवरीथिंग ओके। तो वो जैद के बारे में पूछते हैं, जब जैद के बारे में पूछती है तो वो सर्वेंट को बुला के कहती है कि जैद को भी लेकर आओ ब्रेकफास्ट की टेबल पर। तो सर्वेंट कहता है उनकी तबीयत ठीक है। तो कशमाला खुद जाने की सोचती है कि को रूम से वो खुद लेकर आ जाएगी, और जिस पास से उसको मना कर दे, कहते हैं कि नहीं मैं जाकर लेकर आ जाता हूँ जैद को। तो कशमाला भी पूछती है कि कुछ गड़बड़ चल रही है, मतलब वो वरीड है कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ छुपाए नहीं उससे। तो वो आसिफ साहब कहते हैं किसी प्रोजेक्ट को लेकर जैद और मेरी लड़ाई हो गई है, वो मुझसे नाराज़ है, लेकिन मैं उसे मना लूँगा। तो कशमाला कहती है कि डैड आप करने दें उसका प्रोजेक्ट, आपको पता है वो कितना ज़िद्दी है। तो वो अगर प्रोजेक्ट कर रहा ना चाह रहा है और उसमें कोई नुकसान भी होता है छोटा मोटा, तो बेयर कर लेकर, मतलब बर्दाश्त कर लीजिएगा उस नुकसान को। तो उसके डैड कहते हैं कि नुकसान ही तो बड़ा होने वाला है। खैर कशमाला यहाँ थोड़ी सी परेशान होती है कि इसके डैड ने ये क्या बोला है, लेकिन उनके डैड का कहने का मतलब कुछ और ही होता है। अब यहाँ कशमाला को बता देते हैं कि जाफ़र साहब ने मुबशरा के लिए जैद को मांगा है, यानी कि ज़ैद और मुबशरा की शादी का बोल रहे हैं। तो यहाँ कशमाला बोलती भी है कि आप वहाँ शादी करते जैद की जहाँ वो करना चाह रहा है, आपको उसकी ज़िंदगी उसे जीने दे, करने दे उसको शादी। नेक्स्ट आसिफ साहब कहते हैं चलो मैं उससे बात करता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो आसिफ साहब जैद के रूम में जाते हैं तो जैद बोल देता है कि मैं मुबशरा से शादी नहीं कर सकता, सॉरी डैड। तो आसिफ साहब कहते हैं भाई मेरी भी सुन लो, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी मर्ज़ी, तुम जिसको पसंद करते हो, जिससे शादी करना चाहते हो उससे शादी कर लो, मैं इस मामले में कुछ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मुझे एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में जाना है लाहौर। तो उस पर जो है जैद कहते हैं नहीं नहीं मैं चला जाऊँगा, यानी कि यहाँ जैद जो है वो प्रोजेक्ट के टेंडर के सिलसिले में चला जाने की करता है लाहौर, और बहुत अपने डैड से खुश हो जाता है। हाँ बहुत खुश हो जाता है अपने फ़ादर से कि उसके फ़ादर फाइनली एग्री हो गए आरएसएस की शादी के लिए। इसके फ़ादर भी बहुत शो करते हैं कि जैसे वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, बट यहाँ ये खुश नहीं। यहाँ पर इन्होंने असल में 80s की वो स्टोरी शेयर की है हमारे साथ जो 80s की फ़िल्मों में दिखाया जाता था कि अमीर करोड़पति बाप होता है, उसका बेटा या बेटी जो किसी गरीब के इश्क में मुब्तला हो जाता है, और फिर वो उन लोग को ऑफ़र करते हैं बहुत ज़्यादा पैसों की, जॉब की, बंगले की, गाड़ी की, स्टेटस की। तो वो जो है यही चीज़ दिखाई गई है इस ड्रामे में। अब नेक्स्ट और ये आसिफ साहब यही ऑफ़र करेंगे आमिर को, यानी कि आयरा के भाई को, कि आयरा की उसकी ज़िंदगी से, यानी कि ज़ैद की ज़िंदगी से आउट हो जाए। इसलिए नेक्स्ट ये होता है कि आसिफ ज़ाद और ज़ैद जो है बहुत खुश खुश कशमाला के पास जाते हैं, और आसिफ ज़ाद लीव ऑन करने के लिए कहते हैं, और ज़ैद को कशमाला पूछती है कि क्या हुआ तुम्हारे रिश्ते की बात हो गई। तो ज़ैद बोल देता है कि हाँ बस कपल ऑफ़ डेज़ में हम रिश्ता लेकर जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद ये दिखाया गया है कि ज़ैद जो है आयरा के बारे में बात कर रहा होता है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत प्यारी लड़की है। कशमाला थोड़ी सी टेंस होती है, थोड़ा गुस्सा कर रही होती है कि उसको एक तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई, और दूसरा ये कि उसकी और रेहान का जो एक स्टेटस है, लेकिन उसने जिस लड़की को पसंद किया, यानी कि आयरा, वो तो एक लोअर क्लास की, मिडिल क्लास की जाहिल सी कुछ लड़की है, वो इतने ख़ास स्टेटस की लोग नहीं है। उस मतलब ज़ैद ने किस लड़की को पसंद किया है शादी के लिए, अपना कुछ मैच नहीं है, मैच भी नहीं है। तो ज़ैद को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, कहते हैं हाँ कोई मैच नहीं है, तुम्हारे हाई क्लास की गर्ल्स की तरह जो है ईगोइस्टिक नहीं है, सेल्फ सेंटर्स नहीं है, सेल्फ मीन नहीं है, उसमें मैं नहीं है जी, हमारा कोई मैच नहीं है, तुम लोग के जैसा कोई मैच नहीं है। लेकिन वो जो है बहुत अच्छी लड़की है, वो सुलझी हुई लड़की है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। तो कशमाला पूछती है क्या तुम उसे रियली बहुत प्यार करते हो। तो वो कहते हैं लव इज़ नॉट मैटर, लव इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर ज़्यादा गुस्से में आकर चला जाता है।
दिखाया गया कि आमिर की कंपनी के ऑनर जो होते हैं मतलब वो आमिर के पास आते हैं, आयरा के भाई के पास, और उसको बोलते हैं कि आसिफ साहब ने तुम्हें बुलाया, उनकी गाड़ी नीचे खड़ी है, गार्ड भी नीचे खड़े हैं और तुम फौरी तौर पे वहाँ जाओ। तो आमिर को सारे काम काज छोड़कर वहाँ जाने के लिए कहते हैं, यानी इनके ऑफिस जाने के लिए कहते हैं। आमिर यहाँ बहुत घबरा जाता है क्योंकि उसको पता है कि आसिफ साहब जो है वो जैद के फादर हैं और आयरा ने जैद से शादी का कहा था। तो इसलिए आमिर बहुत ज़्यादा अपसेट होता है, वो बहुत घबरा जाता है, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है कि वो कन्फ्यूजन में गार्ड्स के साथ ऑफिस तक जाता है। यानी यहाँ पर पूरा सीन दिखाया गया है कि किस तरीके से गार्ड्स जो है आसिफ साहब के ऑफिस तक लेकर जाते हैं आमिर को। आमिर जो है कंफ्यूज होकर वहाँ बैठ तो जाता है। तो आसिफ साहब उससे कहते हैं कि तुम कैसे हो, ठीक हो, तुम जानते हो कि तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया। तो आमिर कहता है जी अंदाज़ा है थोड़ा। तो आसिफ साहब कहते हैं कि जैद मेरा इकलौता बेटा है और मेरे बाद ये सब कुछ जो है यानी कि जो भी जायदाद है, ऑफिस वगैरह, घर बार, सब उसका होगा। और मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ, जो वो मांगते मैं फ़ौरन उनको दे देता हूँ। और इस बार जैद ने तुम्हारी बेटी मांगी है, यानी कि तुम्हारी बेटी से वो चाहता है कि शादी हो जाए। तो इस पर पूछते हैं कि क्या तुम्हें इस बारे में पता है। तो आमिर कह देता है कि जी मुझे पता है, आयरा ने बताया था कि आप रिश्ता लेकर आएंगे हमारे घर। तो जिस पर आसिफ साहब हंसने लगते हैं कि तुम्हारे घर रिश्ता लेकर जाऊंगा, यानी कि वो एक हाई स्टेटस के इंसान है, तो जाहिर सी बात है वो क्यों लेकर जाएंगे गरीब इंसान के घर या मिडिल क्लास के घर रिश्ता लेकर अपने बेटे का, वो भी। आसिफ साहब कहते हैं कि शफीक तुम्हारे कंपनी का ऑनर है और तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट हूँ। तो आमिर कहते हैं जी। अब उसको ऑफ़र करते हैं कि मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूँ, डबल प्रमोशन, वो भी डबल सैलरी कर दूँ, नया घर भी दूंगा, नई गाड़ी भी दूंगा। तो जिस पर आमिर कहता है सर थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, बट मैं ये सब कुछ मेरिट पे मिलता तो बहुत ज़्यादा खुश होता, लेकिन मेरे लिए तो यही काफ़ी है कि आयरा को आप अपने घर की बहू बना लें। मैं जानता हूँ कि हम आपके स्टेटस के बराबर वाले नहीं हैं, मतलब हम लो स्टेटस के, आप हाई स्टेटस के हैं, लेकिन बस हमारी बेटी बहन जो है आपकी घर की बहू बन जाए, यही हमारे लिए काफ़ी है, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए। मतलब आमिर को लगता है कि वो इसी खुशी में कि उनके बेटे से आयरा की शादी हो रही है, इस खुशी में सब कुछ ऑफ़र कर रहे हैं। लेकिन आमिर साहब यहाँ सच बोल देते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हें सब कुछ इसलिए नहीं दे रहा कि तुम्हारी बेटी को मैं अपनी बहू बनाना चाह रहा हूँ, बल्कि तुम्हें शुक्र है कि स्टेटस का फ़र्क समझ में आ गया कि तुम लो स्टेटस के हो और हम हाई स्टेटस के, और जब दो ज़मीन आसमान वाले स्टेटस वाले जब टकराते तो क़यामत आ जाती है, और मैं तुमसे यहाँ सिर्फ डील करने आया हूँ। वो डील का नाम सुन के काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है कैसी डील, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में आसिफ साहब उसको डील ऑफर कर देंगे, क्या आयरा और जैद को जुदा कर दो, उनके रिश्ते के लिए एग्री मत हो।